हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में, जो सर्कुलर मोशन का ही पार्ट है। तो सर्कुलर मोशन ऑलरेडी हो हम लोग कर चुके हैं। तो सर्कुलर मोशन ऑलरेडी हो चुका है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो बचा है उसको हम लोग पहले start करते हैं। उसके बाद हम लोग फिर इस पर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। बट इसको करने से पहले अपने को न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड काइनेमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, तभी इसको हम लोग कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो ऑलरेडी उसको देख लेना, उसके बाद इसको देखो और इस पर प्रॉब्लम करेंगे। तो पहले अपन लोग कॉन्सेप्ट वगैरह देख लेते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। ओके, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में होता क्या है? सर्कुलर मोशन में ऑलरेडी अपने को पता है कि पार्टिकल, सर्कुलर मोशन जब हम लोग कर रहे थे तो वहां पर पार्टिकल क्या कर रहा था? सर्कल कर रहा था। सर्कल करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, एटी क्या होगा, हम लोग सब बता पाएंगे। वर्क डन बाय सर्कुलर मोशन, वर्क डन बाय सर्कुलर मोशन में भी देखा गया था कि वहां पर क्या हो रहा था कि पार्टिकल की वेलोसिटी जो होती थी वह आपका टेंजेंट पर लग रहा होता था ऊपर में, और अंदर की तरफ एक्सेलरेशन होता था, तो उसके द्वारा वर्क डन जो होता था। एंड अगर पूछा जाए कि और उसका डिस्प्लेसमेंट वगैरह, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता था, तो वहां पर ऑलरेडी वर्क डन जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में होगा क्या कि जैसे मैं बोलूं कि कोई पार्टिकल है, इसको सर्कल करवाना है, तो सर्कल करवाने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो कंडीशन यही होनी चाहिए कि अगर पार्टिकल अगर यहाँ पर है तो डेफिनेटली अगर अगर मैं इस पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी दे दिया जाए, कितनी वेलोसिटी दी जाए अपन देखेंगे। यहाँ पर अगर इसको वेलोसिटी अगर सर्कल करना है और इसको वेलोसिटी अगर यहाँ तक पहुँचा दे इस पॉइंट पर, तो इसके बाद ऑलरेडी अपन सर्कल कर चुका होगा। बट इसको सर्कल करने के लिए कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए और कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन होनी चाहिए कि टेंशन ग्रेटर देन जीरो। अगर टेंशन, क्योंकि टेंशन अंदर में ही लग रहा होता है, टेंशन अंदर में ही लग रहा होता है, हम लोग देखते हैं। तो टेंशन अंदर अंदर में लग रहा होता है, तो अगर टेंशन ग्रेटर देन जीरो होगा तभी पार्टिकल सर्कल कर पाएगा, अदरवाइज पार्टिकल पाथ को छोड़ देगा। तो छोड़ने का कंडीशन क्या है? जब टेंशन जीरो हो जाए। टेंशन जीरो हो जाएगा तो जो स्ट्रिंग है स्लैग कर जाएगा, स्लैग करेगा तो भाई पार्टिकल सर्कल नहीं कर पाएगा। तो टेंशन अगर मैं बोलूं कि टेंशन कहाँ कहाँ, जैसे मैं बोलूं कि एक पॉइंट में यहाँ मार्क कर लेता हूँ ए बी एंड सी एंड डी। ओके, ए बी सी डी। तो ए से बी के बीच में जैसे मैं बोलूं कि इसकी वेलोसिटी कुछ दे दो यू, यू से दे दिया गया है, इसका मास एम है, इस पार्टिकल का वेलोसिटी यू है, तो ए से बी के बीच में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? डेफिनेटली ए से बी के बीच में पार्टिकल की वेलोसिटी घटेगी। टेंशन क्या होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं, घटेगा ही घटेगा। बी से सी के बीच में वेलोसिटी क्या होगी, टेंशन क्या होगी, अपन यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो एक बात और है कि अगर पार्टिकल को अगर ए से बी तक जाता है तो इसमें तीन तरह के मोशन हो सकता है। ए से बी के बीच में एक पेंडुलम मोशन जो इस तरह का होता है। अगर ए से बी के बीच में ही लाई कर रहा है तो पार्टिकल इस तरह से रोटेट कर रहा होगा, मतलब कि बी को क्रॉस नहीं करेगा, पेंडुलम लाइक अ पेंडुलम इस तरह से। अगर इसको क्रॉस कर जाए बी से सी के बीच में, मतलब कि एक चीज तो मैं बोल सकता हूँ कि बी से सी के बीच में पाथ तो पक्का छोड़ेगा। छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, देखते हैं छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। पहले अपन ए और बी के बीच में देखते हैं। तो ए और बी के बीच में मैं बोलूं कि देखो यहाँ पर एक सेकंड, ए और बी के बीच में अपन देखना चाहते हैं। ओके, दिस इज ए एंड बी। मैं बोलूं कि ये वाला थीटा है, इसका मास, इसकी वेलोसिटी यू थी, इसकी वेलोसिटी यू थी, यहाँ पर आएगी तो v कहीं ऐसी होगी। तो मास इसका एम है और यहाँ पर अगर एम है तो नीचे में भाई एम जी लगेगा,
अगर ये थीटा है तो डेफिनेटली थीटा होगा, और यहाँ पर ऊपर में एक टेंशन लगेगा, टेंशन ऊपर में लगेगा तो इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स लगेगा mv²/r, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, तभी तो इसको बैलेंस कर पाएगा, नहीं तो बैलेंस नहीं करेगा तो भाई स्लैग कर जाएगा ना। तो इस वाले इक्वेशन को लिखो अपन, फोर्स बैलेंसिंग इक्वेशन अपन कर चुके हैं। एक चीज और है, अगर ये थीटा है तो डेफिनेटली थीटा होगा, एंड थीटा का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा। एक सेकेंड, अगर ये थीटा है, हाँ तो हाँ ये वाला थीटा होगा, ये वाला थीटा होगा, थीटा 90 माइनस थीटा देन थीटा। हाँ तो थीटा थीटा यहाँ देख लो ना, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, ऊपर में टेंशन T लग रहा है, नीचे में mg लग रहा है, बाहर में एक mv²/r हो लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल, और ये वाला थीटा है तो ये वाला थीटा होगा एंड ये वाला भी थीटा होगा। तो यहाँ पर एक और भी लग रहा था mg cos थीटा, एक mg sin थीटा, जो यहाँ पर टेंजेंट पर लग रहा है। ऐसे वैसे ही है क्या, mg sin थीटा इज नथिंग बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, एक सर्कुलर में मोशन में, एक रेडियल है, एक टेंजेंशियल। तो इस पर छोड़ो, अगर पूछा जाएगा तो बता सकते हैं। तो यहाँ से मैं अगर टेंशन को लिखूं तो T इज इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूँ, mv²/r प्लस mg cos थीटा। ए से बी के बीच में अगर थीटा बढ़ेगा तो बताओ भाई cos थीटा घटेगा, cos थीटा बढ़ेगा cos थीटा घटेगा तो भी डेफिनेटली घटेगा। ऑल ओवर ही क्वांटिटी घट रहा है, तो मैं बोलूँ कि ए से बी के बीच में तो टेंशन घट रहा है, बट जीरो नहीं हो सकता है। ओके, तो हम देख चुके हैं कि ए से बी के बीच में टेंशन इंक्रीज कर रहा है, बट टेंशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, टेंशन डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि कॉस्ट थीटा बढ़ रहा है, कॉस्ट घट रहा है, वी घट रहा है, तो ऑलमोस्ट टेंशन घट रहा है, बट टेंशन जीरो नहीं हो रहा है। अब हम लोग बी से सी के बीच में देखते हैं। ओके, देखो बी से सी के बीच में क्या होगा, थोड़ा सा इसको ओमिट करते हैं, एक सेकेंड। हाँ भाई देख लो, तो अगर ये थीटा है तो यहाँ से यू दे दिया गया था, तो यहाँ पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी कहीं इधर होगी, अरे होगी ना, दैट इज बी एंड सी, बी से सी के बीच में अपन देख रहे हैं, बी टू सी, बी टू सी के बीच में। तो इस पॉइंट पर एक नीचे में एक mg लगेगा, ये थीटा है, ये थीटा है, ये वाला थीटा होगा, तो इधर में क्या लगेगा, mg cos थीटा, mg cos थीटा, और एक टेंशन भी अंदर में लग रहा है, बाहर में इसको बैलेंस करने के लिए एक mv²/r लगेगा। तो मैं अगर यहाँ से इक्वेशन लिखूं तो t अंदर में और एक mg cos थीटा, t प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r। तो t इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ क्या, mv² बाई r माइनस mg cos थीटा। अब एक बात बताओ कि b से c से d के बीच में थीटा क्या हो रहा है, घट रहा है, थीटा घटेगा तो cos थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, थीटा घटेगा तो cos थीटा का वैल्यू बढ़ेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर ए वाला क्वांटिटी इस वाले क्वांटिटी के बराबर हो जाए तो यहाँ पर टेंशन जीरो हो सकता है, बट ऑलमोस्ट टेंशन क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब कि बी से सी के बीच में तो टेंशन घट ही रहा है, बट जीरो भी होगा, जीरो भी हो सकता है जब ये वाला क्वांटिटी इस वाले क्वांटिटी की अपन को न्यूमेरिकली देखेंगे, आएगा तो बोल सकते हैं। बट मैं क्या बोल सकता हूँ, कंडीशन में क्या बोल सकता हूँ कि टेंशन बी से सी के बीच में टेंशन
मिनिमम हो सकता है, मतलब कि टेंशन मिनिमम का कंडीशन क्या है, बी से सी के बीच में ही होगा भाई। बट ए से बी के बीच में क्या टेंशन जीरो हो रहा था? नहीं, टेंशन घट रहा था बट मिनिमम नहीं हो रहा था। बट बी से सी के बीच में टेंशन जीरो वाला भी केस नजर आ रहा है। इसका मतलब कि बी और सी के बीच में ही मेरा टेंशन आएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर जीरो हो सकता है। बट टेंशन मिनिमम कहाँ होगा? तो एक चीज तो पता चलेगा कि थीटा बढ़ेगा कॉस थीटा, थीटा घटेगा कॉस थीटा बढ़ेगा। तो आपका टेंशन घट भी सकता है और मिनिमम भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो अब एक बात बताओ कि जो केस ए से बी के बीच में हुआ वही केस ए से डी के बीच में भी होगा। अगर और जो केस बी से सी के बीच में हुआ वही वाला केस मेरा सी से डी के बीच में भी होगा। इस पर अपन चर्चा नहीं करेंगे। बट एक बात बताओ कि बी से सी के बीच में टेंशन तो मिनिमम हो रहा है, बट टेंशन मिनिमम वाला पॉइंट कौन सा है? डेफिनेटली यही वाला पॉइंट है जहां पर पार्ट टेंशन मिनिमम का मतलब क्या? इसका मतलब कि टेंशन मिनिमम जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। मतलब कि टेंशन मिनिमम मतलब कि टीसी पर मैं बोल सकता हूँ टेंशन एट सी विल गेट द जीरो। मतलब यहाँ पर जीरो हो सकता है, इट कैन बी जीरो। ओके, मतलब इस वाले पॉइंट पर जीरो हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि पार्ट, लेकिन बी से सी के बीच में टेंशन घट रहा होगा। बट जीरो वाला केस कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो अपन यहाँ पर जीरो वाला केस पर चर्चा कर लेते हैं, एक बार क्या होता है देखते हैं, है कि नहीं। फिर देखेंगे कि एक डिराइव कर लेते हैं वही वाला रूट 5GR जो होता है कि कितनी वेलोसिटी दी जाए कि पार्ट की क्या कर पाए, सर्कल कर पाए। तो देख लो थर्ड केस अपन वाला देख लेते हैं। वेट, तो कंडीशन याद रखना कि टेंशन मिनिमम कहाँ हो सकता है? बी से सी के बीच में। जीरो कहाँ? टॉप मोस्ट पॉइंट पर। तो देखो, ओके, दिस इज सी पॉइंट टी सी। तो मैं बोलूं कि अगर इसका मास सेम है यू है, ओके, और इस वाले पॉइंट पर मैं बोलूं कि एक mg नीचे लगेगा, टेंशन भी भाई नीचे ही लगेगा टीसी, और ऊपर में क्या होगा? ऊपर में एक लग रहा होगा mv²/r। अगर मैं इक्वेशन लिखूं इस वाले के लिए, अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो मैं बोल सकता हूं कि टीसी प्लस mg इज इक्वल टू mv²/r। ओके ओके, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि टीसी, एक सेकेंड, इसको उधर लेके चल जाओ, तो मैं बोल सकता हूँ कि mv²/r माइनस mg इज इक्वल टू टीसी, इज इक्वल टू टीसी। इसको इक्वेशन, एक इक्वेशन तो यहाँ से लिख लेंगे। ओके, सेकंड इक्वेशन अपन कहाँ से लिख सकते हैं, बता सकते हो क्या कोई? सेकंड इक्वेशन हम लोग यहाँ और यहाँ के बीच में, ए एंड सी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन से काम हो सकता है। तो यहाँ और यहाँ के, और एक बात बताओ कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v होगी जो करेगा, अगर u है तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसकी वेलोसिटी v होगी। तो भाई अपन ए और सी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। तो अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं TME इनिशियल और TME फाइनल, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अपने को वेलोसिटी है हाफ mu², पोटेंशियल एनर्जी भाई जीरो है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², एंड पोटेंशियल एनर्जी आपका हो जाएगा दैट इज mg। अगर इस सर्कल का रेडियस में r मानूं दैट इज mgh, mg, एंड h इज नथिंग बट r प्लस r दैट इज 2r। ओके, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि हाफ mv²
इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर माइनस 2mgr। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से देखो, एक बात बताओ कि इक्वेशन नंबर 1 को लो कि टेंशन यहाँ पर 0 हो रहा है, तो 0 वाला मिनिमम कहाँ हो सकता है? मैं बोल सकता हूँ कि टी एट सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। डाल दो यहाँ पर, क्या होगा, एक सेकेंड, ऊपर वाला थोड़ा सा ओमिट करता हूँ मैं, इसको मैं हटाता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन अपन यहाँ से लिख चुका हूँ, एम बी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी। हाँ, अब देखो यहाँ से इक्वेशन नंबर इस पर देखो कि एम बी स्क्वायर बाई आर 1, इसको थोड़ा सा और क्रिएट करके देखो थोड़ा सा। एम बी स्क्वायर बाई आर को मैं लिख सकता हूँ दैट इज एम बी स्क्वायर माइनस एम जी आर इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से मैं बोलूँ कि ए वाला इक्वेशन में एम बी स्क्वायर बाई आर जो है, इसको मैं अगर इधर लेकर जाऊँ इस वाले इक्वेशन को, तो दैट इज एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर एंड माइनस 4mgr। आप इसको यहाँ पर डालो, दैट इज एम यू स्क्वायर माइनस 4mgr माइनस mgr इज इक्वल टू 0। दैट इज एम यू स्क्वायर माइनस 5mgr इज इक्वल टू 0। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5gr, तो u इज इक्वल टू आपका कितना होगा, देखिए u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5gr। इसका मतलब कि सर्कल करने के लिए पार्टिकल की जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए, जो अंडर रूट ऑफ 5gr से बड़ा होना चाहिए। मतलब कि पार्टिकल सर्कल तभी करेगा जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 5gr से अगर बड़ा हो, तो पार्टिकल सर्कल कर सकता है। ओके, तो ये वाला कंडीशन अगर अपने को अगर पता हो तो हो सकता है भाई। तो इतनी वेलोसिटी अगर होगी तभी पार्टिकल सर्कल परफॉर्म कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर मैं बोलूँ, अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी √50 हो, तो क्या पार्टिकल सर्कल कर पाएगा? जल्दी बताओ। √50 चाहे मैं बोलूँ √50 मत लो, 10 ले लो भाई, 10 मीटर पर सेकंड ले लो, 10 ले लो। 10 पर कर पाएगा क्या? देखो 10 पर कर पाएगा, 10, 5 एंड सर्कल का रेडियस r1 ले लो, तो 5, 10 एंड 1 √50। तो √50 जो है, यहाँ से मैं अगर 50, तो √50 जो है दैट इज 10 से छोटा है। हाँ, तो पार्टिकल सर्कल कर पाएगा, मतलब कि 10 ग्रेटर देन √50। मतलब कि ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। तो देख के बता सकते हैं कि अगर 10 रहा तो √5gr से तो बड़ा ही है ना, तो पार्टिकल सर्कल परफॉर्म कर पाएगा। अब हम लोग कुछ पेंडुलम के लिए देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड इस पर प्रॉब्लम करेंगे। ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।